दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 18 जुलाई सन 2023 मंगलवार। दोस्तों, विश्व के सामने अब पुनः खाद्यान्न संकट पैदा हो गया है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, रूस के अनाज समझौते के बाहर निकलने से कौन कौन से देश प्रभावित हो सकते हैं और क्या संभावना है, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज पाँच मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। खबर निकल के आ रही है कि काला सागर ग्रेन ट्रीटी अब रूस ने आगे बढ़ाने से कर दिया है इनकार। गौरतलब है कि हमने आपको एक महीने पहले ही अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि जुलाई के मध्य से एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल टेंशन उभर सकता है, जिससे पूरा विश्व आपके सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। ऐसा ही कुछ अब सामने देखने को मिल रहा है। एक साल पहले ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की मध्यस्थता के बाद लगभग 33 मिलियन टन अनाज का निर्यात हुआ था। अब रूस ने कहा है कि काला सागर में अपने बंदरगाहों के माध्यम से यूक्रेनी अनाज की सुरक्षित शिपमेंट की अनुमति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो किया था उसका विस्तार नहीं करेगा। ये समझौता सोमवार शाम को समाप्त होने वाला है और पिछले साल यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मद्देनज़र दुनिया भर में खाद्य कीमतों पर अंकुश लगाने में मदद करने में इसका श्रेय दिया गया था। दोनों देश यानी यूक्रेन और रूस दोनों ही दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में से एक माने जाते हैं। गौरतलब है कि एक साल पहले संयुक्त राष्ट्र और टर्की द्वारा ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की मध्यस्थता के बाद में लगभग 33 मिलियन मेट्रिक टन अनाज का निर्यात किया गया था। रूस ने सोमवार को कहा कि अगर रूस अपने अनाज और फर्टिलाइजर निर्यात में की सुधार की मांगें पूरी करता है तो वह समझौते में तुरंत वापस आ जाएगा। गौरतलब है कि हम जान लेते हैं कि ये काला सागर अनाज इनिशिएटिव है क्या। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने बढ़ती इन्फ्लेशन के बीच दुनिया को वैश्विक खाद्य संकट में डाल दिया था और युद्ध से पहले 2021 में रूस और यूक्रेन गेहूं के दुनिया के पहले और पांचवें सबसे बड़े निर्यातक देश माने जाते थे। जुलाई 2022 में संयुक्त राष्ट्र और टर्की के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत यूक्रेन काला सागर के माध्यम से अनाज का निर्यात कर सकेगा। यह समझौता जहाज़ों को यूजनी, ओडेसा, चर्नोमार्स्क के यूक्रेनी बंदरगाहों से बॉस्फोरस तक बिना हमला किए सुरक्षित रूप से यात्रा करने की अनुमति देगा। इसके साथ रूसी भोजन व उर्वरक के शिपमेंट की सुविधा के लिए एक अलग समझौता हुआ था। रूस ने लंबे समय से शिकायत रही है कि इस निर्यात की संबंधित समझौतों में कुछ हिस्सों को लागू नहीं किया गया है। 31 अक्टूबर को रूस ने सेवरस्तोपोल से काला सागर बेड़े पर ड्रोन के हमलों का हवाला देते हुए अस्थायी रूप से समझौते से बाहर निकाल लिया था। कुछ ही समय बाद मॉस्को ने 2 नवंबर को 120 दिनों के लिए समझौता फिर शामिल हो गया था। मार्च 2023 में सौदे में अपनी भागीदारी और 60 दिनों के बढ़ाने के लिए रूस सहमत हुआ था और उसने अब इसको रिन्यू कर दिया था। गौरतलब है कि सौदा होने के बाद यानी इस समझौते के बाद संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 32.9 मिलियन मैट्रिक टन अनाज काला सागर के जरिए ट्रांसपोर्ट हुआ था। अधिकांश अनाज मक्का और गेहूं का था और इसका योगदान क्रमशः मक्का का 16.9 मिलियन टन और गेहूं का 8.91 मिलियन टन का था। यूक्रेन को अक्सर यूरोप की रोटी की टोकरी के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। इसकी 55% से अधिक भूमि कृषि योग्य है। यूक्रेन की और रूसी आक्रमण के बाद 2022-23 की अवधि में मकई का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक और गेहूं का 9वां बड़ा उत्पादक राष्ट्र यूक्रेन माना जाता है। इसी अवधि में निर्यात की गई अन्य खाद्य वस्तुओं में सूरजमुखी, सनफ्लावर ऑयल, जो और रेपसीड शामिल हैं। गौरतलब है कि यदि हम देखें कि कौन से देश और कहां पे क्या इसका फ़ायदा हुआ था, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार समझौते के तहत 3 महाद्वीपों के 45 देशों को खाद्य वस्तुएं प्राप्त हुई थी और काला सागर से निकलने आने वाले शिपमेंट की औसत आकार लगभग 33 मिलियन टन यानी एग्जैक्ट देखें तो 32,450,000 टन हैं। अब तक सबसे अधिक टन का जो भार है वो चीन को निर्यात किया गया था 7.96 मिलियन टन या कुल का लगभग 25%।
प्रतिशत। इसके बाद स्पेन 5.98 मिलियन टन, फिर टर्की 3.24 मिलियन टन और इटली 2.1 मिलियन टन, नीदरलैंड यानी हॉलैंड 1.96 मिलियन टन और मिस्र यानी 1.55 मिलियन टन। यदि हम कुल समझें तो चीन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, उसके बाद स्पेन, फिर टर्की, इटली और फिर नीदरलैंड, उसके बाद मिस्र। संयुक्त राष्ट्र का कहना है इस समझौते से खाद्य कीमतों में 20% से अधिक बढ़ोतरी रोकने को मदद मिली थी, लेकिन रूस का कहना है कि अनाज गलियारे के माध्यम से पहुंचाई जाने वाली खाद्य आपूर्ति दुनिया के सबसे गरीब देशों तक नहीं पहुंच पाई है। ये कि आंकड़ों से बिल्कुल क्लियर है कि रूस, टर्की, इटली इन्हीं को ही फ़ायदा हुआ है। लगभग 44% निर्यात उन देशों को किया गया है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र उच्च आय वर्ग वाला कहता है। और लेकिन अनाज की सबसे ज़्यादा आवश्यकता कहाँ है? विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार युद्ध पूर्व यूक्रेन प्रति वर्ष 400 मिलियन लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन होता था। साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी की कुल अनाज खरीद का लगभग 2/3 हिस्सा यूक्रेन से आया था। संयुक्त राष्ट्र का कहना है इस समझौते में WFP को युद्ध और चरम मौसम की घटनाओं से प्रभावित देशों में ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए 7,25,000 टन गेहूं का परिवहन की अनुमति दी थी। इथियोपिया का 1/3 से अधिक 2,62,759 टन प्राप्त हुआ था, जिसमें 20% से अधिक यमन और 18% अफगानिस्तान को गया था। तो दोस्तों, कुल मिला के यही कहना है कि लगभग जो अधिकतर फ़ायदा विकसित देशों को हुआ था, और जबकि ये कहा गया था कि इससे विश्व में गरीब और विकासशील देशों को महंगाई रोकने में मदद मिलेगी। तो कुल मिला के ये कहना बिल्कुल उचित होगा, क्योंकि अब यदि कुछ इस जब तक ये समझौता नहीं होगा, अनाज की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होने की संभावना बन रही है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।